नमस्कार। नमस्कार। बहुत दिन के बाद बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस खास चर्चा में बिहार दलान पे आप लोगों का स्वागत करने का मुझे मौका मिला है। ये अजीब से इत्तेफाक सी है कि कोरोना के काल में हम लोग पिछले साल इस सिलसिले को आगे बढ़ाया था और लग रहा था कि बिहार के जो स्वाभिमान मंच से हम लोगों ने जो एक संवाद का और अपने लोगों के बीच में जो एक चर्चा का अपना एक जरिया बनाया था दलान नाम से। कामेश्वर जी कई बार आए, सूबेदार जी आज हमारे बीच में पहली बार आए हैं जी और पहली कई बार। इस तरह से कई कई बार कई जो बिहार के हस्ती हैं, नामचीन लोग हैं, सारे समाज के लोग हैं, उन्होंने अपनी चर्चा में बहुत इम्पोर्टेंट चीजें सब रखी। हो सकता है कि सरकार की तरफ वो बात गई हो, न गई हो, लेकिन हम लोगों ने पिछले साल से इस चर्चा में कम से कम एक सार्थक बहस, एक सार्थक मुद्दा बनाने की जरूर कोशिश की है। हमें किसी पार्टी या किसी दलगत या किसी चीजों से ये कभी रहा नहीं है हम लोगों का। सिर्फ बिहार और सिर्फ जो है समाज का एक अपना लक्ष्य रहा है और इसी लक्ष्य को लेके हम लोगों ने इस चर्चा को, परिचर्चा को आगे बढ़ाया है। हमेशा उन चीजों को लेके बढ़ाया है जो चीजें आज की तारीख में मीडिया के बहस में नहीं है। उन चीजों को लेकर अब हम लोगों ने चर्चा की है। इस पे कामेश्वर जी के साथ में भी कई बार हम लोगों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्री पे चर्चा की है। कई बार हम लोगों ने जो चर्चा की है सामाजिक समरसता को लेकर चर्चा की है। ये ऐसी चर्चा जो मीडिया में अक्सर नहीं सुनी जाती है या समाज ने इसको गौण विषय मान लिया है और राजनीति जो है वो समाज का आज का तारीख में मीडिया का एक अभिन्न अंग बन गया है। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए जितने मेहमान जुड़े हैं उनका एक लंबा पृष्ठभूमि है सामाजिक समरसता को लेके और समाज के बीच में काम करने को लेके। और आज इम्पोर्टेंट ये है कि आज अम्बेडकर जी का बाबा साहब की जन्मतिथि है और एक महान जो इंडिया के हम ये कह सकते हैं कि एक गौरव के रूप में उनको याद किया जाता है, एक ख्याति है, एक धरोहर है। और जिस तरह से उनका सामाजिक समरसता के लिए काम उन्होंने किया है भारत में, भारत का एक संविधान देके, संविधान का भारत को एक लोकतंत्र जो उसकी प्राचीन अपनी आस्था है, आत्मा है, उसको मजबूत करने का काम अम्बेडकर जी ने किया है, बाबा साहब ने किया है। तो ये सामाजिक समरसता को लेके जो बाबा साहब का अभियान था और सामाजिक समरसता को लेके समाज को एक डाइवर्सिटी भाई इंडिया को एक सूत्र में पिरोने का जो बाबा साहब का अभियान था, 75 साल होने को है आजादी के। इस 75 साल में देश ने क्या पाया है लोकतंत्र के रूप में, हम कितने संजीदा लोकतंत्र हुए हैं। सामाजिक सरोकार के रूप में जो फ्यूडलिज्म की बात हम करते थे और दबे कुचले शोषित पीड़ितों की बात कर रहे थे, उन लोगों का इस 75 साल में, आजादी के 75 साल में कितना उत्थान हुआ है, वो कितने लोग वो गौरव को पाए हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि हमारे बीच में जितने लोग अभी जुड़े हैं, कामेश्वर जी, कामेश्वर चौपाल जी का एक सामाजिक सरोकार से बड़ा लंबा अनुभव रहा है, पिछले 30-40 साल का अनुभव है और इस 30 साल में छात्र राजनीति से लेके विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर आंदोलन से लेके और सामाजिक कई पृष्ठभूमि में उन्होंने काम किया है और समाज को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण भूमिका दी है। सूबेदार जी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं पटना में जब पढ़ता था तब भी सूबेदार जी का नाम सुनता था और समाज को लेके ही इनका जीवन समर्पित है और सामाजिक समरसता को बनाने में इन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हीं चर्चाओं के साथ हमारे साथ अभी एक दो और मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले कामेश्वर जी के पास आते हैं कि कामेश्वर जी, आपने एक लंबा अनुभव जिया है। जो सियासत आज की है सामाजिक समरसता के नाम पे, आज सत्ता की राजनीति जो है वो जातिगत दलगत स्थिति में इसको कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता को और तोड़ा है। आज छात्र जीवन से आपकी राजनीति आपने शुरू की और राम मंदिर आंदोलन से लेके विश्व हिंदू परिषद के एक प्रमुख जिम्मेदारी पद पे आप हैं। आपने किस तरह का अनुभव जिया है पिछले 30-40 साल के अपने जीवन में? देखिए विनोद जी, मेरा जो अपना स्वयं का अनुभव है, भारतीय प्राचीन परंपरा में हमारे जितने सूत्र हैं वो सामाजिक समरसता के सूत्र हैं। देखो भैया, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, कैरी ऑन। आपकी बात आ रही? ठीक है। हाँ, नहीं वो फोन आ गया था बीच में, तो हम जितने अपने संतों का ये ठीक है। तो मैं बता रहा था
कि हमारे प्राचीन धर्मशास्त्र हो या प्राचीन महापुरुषों का चरित्र हो, संतों के प्रवचन हो, वो सब में समाज को जोड़ने का बिंदु है। सामाजिक समरसता का सामाजिक समरसता का मूल अर्थ है मेरे समझ में कि सबों को समानता का अधिकार मिले, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के प्रेम्बल्स में उल्लेख किया है। समानता और स्वतंत्रता दोनों की बात की है। तो हमारे यहाँ तो समानता का अधिकार था, परंतु जो परकीय आक्रमण हुआ, उस आक्रमण के कालखंड में हमारे साहित्य को दूषित किया गया और उसका परिणाम हुआ कि हमारे संस्कार भी दूषित हुए। और उसी कारण से आज समाज में सामाजिक समरसता का जो भेद दिखता है, वो भेद मेरे समझ में परकियों के आक्रमण के कारण हमारे संस्कृति और साहित्य में जो विकृति पैदा किया, उसका ये दुष्परिणाम स्वरूप दिखता है। परंतु आज के दिन भी यदि हम अपने राम का जीवन देखें, कृष्ण का जीवन देखें, संतों और समाजों के चिंतकों का जीवन देखें, तो हमें लगता है सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कि संस्कृति हमारे यहाँ की रही है, आत्मवत परदारे सु की संस्कृति रही है। हम सभी को भगवान के स्वरूप में ही जीव मात्र का दर्शन करते हैं, इसलिए समरस समाज बने, यह प्रयास है। और यह 1000 वर्षों में जो विकृतियां आई, उसको दूर करने में भी समय लगेगा। आपने राजनीति की बात कही, तो मैं आपको बताऊं, प्राचीन आचार्यों ने भी कहा था कि सत्ता का कोई धर्म नहीं होता है। मैं एक सुभाषित कभी सुना था कि सत्ता तुरानाम न राष्ट्रम न धर्मम, कामा तुरानाम न भयम न लज्जा। जो सत्ता आतुर होता है, उसका कोई राष्ट्र, कोई धर्म, कोई समाज नहीं होता। एन केन प्रकार सत्ता के सुख भोगने का प्रयास करता है। इसलिए हमारे देश के संत, हमारे देश के चिंतक, हमारे देश के समन्वयक जितना प्रयास करके जोड़ता है समाज को एक सूत्र में, चुनाव की एक आंधी में पूरा तार तार हो जाता है, क्योंकि उनका दृष्टि केवल चुनाव तक है। चुनाव में सत्ता प्राप्ति के लिए वो जाति का, पार्टी का, भाषा का, अगरा का, पिछड़ा का जितने भागों में बांट सकता है वो बांटता है। और हम उसमें से ऐसे तत्व को, ऐसे बिंदु को जोड़ते हैं जो हम सब में समान भाव पैदा कर सके। इसलिए सामाजिक समरसता का मेरा जो अनुभव है, वो अनुभव है कि समाज के अंदर संतों के माध्यम से, समाज सेवकों के माध्यम से, समाज सुधारकों के माध्यम से नाम लेना हो तो बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर डॉक्टर हेडगेवार तक संपूर्ण जीवन ही समाज को और समाज में समरस भाव लाने के लिए सारा काम किए है। परंतु राजनीति, जब से इस देश में राजनीति आई, समाज को लगातार तोड़ने का काम कर रही है। मैं हाल के दिनों में भी कई चीज देखता हूं और वो बड़ा कष्ट पैदा करता है कि हम लोग पूरे प्रयास पूर्वक समाज में एक श्रेष्ठ भाव का जागरण करते हैं। अभी हमने राम जन्मभूमि का काम किया था, अभी अभी एक बड़ा भारी प्रोग्राम संपन्न हुआ है। अबाल बद्ध सबों के बीच में राम लगता था कि एक सूत्र है जो हम सबों को जोड़ता है, और राम का जीवन भी वैसे ही था, जो समाज को समरस भाव में जो जैसा है उसको ग्रहण करके उनको समाज में सम्मानित करना, प्रतिष्ठित करना। परंतु राजनीति तो प्रारंभ ही करता है वहीं से जहां से समाज में भेद पैदा हो जाए। और इसलिए बहुत बढ़िया, मैं बीच में आपको रोकूंगा, क्योंकि मैं आपसे ये बहुत शानदार, और आपने जितने एक मुझे लगता है ईमानदारी से पूरे साफगोई से जब चीजें को आपने रखी है, मैं आपका तहे दिल से इस चीज के लिए सैल्यूट करता हूं कि आपने राजनीति में भी आपका जीवन में काफी दिनों का ये रहा है अनुभव, और आप सक्रिय राजनीति में भी रहे हैं। और जिस तरह से आपने बेपर्दा किया है उस राजनीतिक स्वार्थ को, जो समाज को आज हम देखे हैं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी हमने देखा कि एक अपने आपके पड़ोस मधुबनी में ही एक बहुत ही भयानक घटना घटी थी, लेकिन उस घटना को एक सामाजिक वैमनस्यता फैलाने में
लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। तो ये सत्ता जो है, पावर का जो आपने कहा ना कि वो सामाजिक समरसता को बनाने में जितने आप लोगों की तरफ से प्रयास होते हैं और जितने प्रयास को राजनीति जो है वो कैसे एक झटके में उसको तार तार कर देती है और लोग जो है अपने अपने तरीके से नैरेटिव्स बनाने लगते हैं। चलिए, ये तो बहस की बात है। मैं सुबेदार जी के पास आता हूँ। सुबेदार जी, आज अंबेडकर जी का जो जन्मदिन है और मुझे लगता है कि इस देश ने बहुत कुछ एक तरह से उन समाज के वो दलित और पीड़ितों के शोषण को लेके सुना है, पढ़ा है, जाना है। अब शायद उतना चीजें नहीं है, लेकिन जो अंबेडकर जी ने पहला आंदोलन जो शुरू किया था वो मंदिरों में पूजा को लेके शुरू किया था। मुझे याद है कि शायद वो 1930 या 32 का कोई टाइम रहा होगा, जिस समय में अंबेडकर जी का एक अभियान शुरू हुआ था जो दलित समाज को मंदिर में ले जाने और उनको पूजा कराने को लेके उनका एक अभियान जो था और उसमें वो सक्सेस भी हुए थे। आज जो वहाँ के लोग हैं या वो मंदिर के लोग हैं वो खुद इस बात को शर्म महसूस करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ जो दलितों को मंदिर से रोका गया था। जो भी हो, आप इस जो काम अभी आप कर रहे हैं और जो सामाजिक समरसता को लेके जो आपका अभियान है, क्या आज भी कोई ऐसी अड़चन है या समाज में लोग इतने शिक्षित नहीं हो पाए हैं जो इस भेदभाव को समझ पाए? नर और नारायण का जो एक फिलोसफी है उसको अभी भी हर नर में नारायण देखने की जो प्रवृत्ति है, सोच है जो सनातन ने सिखाया, वो अभी तक जागृत नहीं हुई है। सुबेदार जी, ऐसा है कि आपने यह चर्चा करके बहुत ही अच्छा काम किया। कालाराम मंदिर की जो घटना बाबा साहब की है तो वह महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा था, हमें लगता है। यहाँ भी कुछ लोग ये बात करते हैं कि मंदिरों में प्रवेश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जब हम विचार करते हैं तो देवघर का मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, कोई किसी की जाति नहीं पूछता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम की एक पुस्तक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान, उसमें वो लिखते हैं कि ये जो गांधी, नेहरू ऐसे जो तथाकथित देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, कांग्रेस के लोग, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ऐसा वो उसमें लिख रहे हैं। तो उनसे लोग पूछते फिर पढ़े लिखे लोग कौन है? वो तो 12 अटला थे। तो कहते हैं कि 12 अटला यानी ये स्किल डेवलपमेंट है, ये पैसा कमाने के लिए पढ़ाई है। तो भारत की पढ़ाई क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारत की पढ़ाई जो है वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, निघंटू, इसकी पढ़ाई जो है वो भारत की पढ़ाई है। तो पढ़े लिखे कौन थे उस समय? तो कहते हैं माननीय सावरकर जी पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद पढ़े लिखे थे, मालवीय जी पढ़े लिखे थे, महर्षि अरविंद पढ़े लिखे थे, जो आंदोलन अपने तरीके से करना शुरू किया जब गांधी का उदय हुआ। अब आपको ध्यान होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्लियामेंट का जो उनका भाषण है उसको देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्र भाषा संस्कृत हो जाती है तो देश के अंदर कोई विवाद ही नहीं होगा भाषा का। वाह! उन्होंने कहा कि देश धर्म के आधार पर बंटा है, इसलिए भारत के अंदर एक मुसलमान नहीं रहना चाहिए और पाकिस्तान के एक भी जो है हिंदू नहीं रहना चाहिए, नहीं तो विभाजन से कोई फायदा नहीं होगा, फिर जैसे के तैसे होगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने जो 70 साल पहले कहा था आज वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं ये जो शूद्र जाति जिसको हम उसकी संख्या 1% है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु इज शूद्राज, सूत्रों की खोज हिंदी में है, उसमें वो लिखते हैं कि प्रथम सूत्र कौन था धरती का? तो जो प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था महाराजा सुदास, वो सूर्यवंशी क्षत्रिय था, वो प्रथम सूत्र हुआ क्योंकि उसने गड़बड़ किया और वशिष्ठों ने उसका उपनयन संस्कार कराना बंद कर दिया। तो वास्तव में यदि हमने जितना महत्व आज हम देख रहे हैं, यदि हमने उस समय अंबेडकर की बात मान ली होती, अंबेडकर ने कहा कि ये जो आरक्षण आप दे रहे हैं आरक्षण ठीक नहीं है। उन्होंने कहा समरसता चाहिए, लोगों को स्वाभिमान जगाने का प्रयत्न करिए।
इसलिए उन्होंने आरक्षण को पार्ट टाइम किया। तो वास्तव हमको अंबेडकर को समझना पड़ेगा। अंबेडकर ने कहा है आज नहीं 100 वर्ष बाद हिंदू समाज अपना नेता मुझे मानेगा। आज वो समय आ गया। जो जो अंबेडकर कह रहे हैं, जो जो चाहते थे, आज हम वो चीज कर रहे हैं। बहुत लोग सड़क पर कभी कभी अंबेडकर के बारे में उल्टा बोलते हैं। मुझे बड़ा पीड़ा होती है कि लगता है ये पढ़ते लिखते नहीं है क्या। तो वास्तव में अंबेडकर के जीवन के 3 फेज है। एक फेज है विद्रोही अंबेडकर, जब उनके साथ भेदभाव हुआ तो उस समय एक फेज है। दूसरा फेज है उनका जो है उनके पढ़ाई का, देश आजादी का। और तीसरा फेज है जब वो विधि मंत्री होते भारत सरकार के। और हम सारे लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने या जो लोग सत्ता में थे उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बड़ी उपेक्षा किया। आप समझिए, अभी कामेश्वर जी बता रहे थे ना साहित्यों के बारे में, ये 1950 के पहले साहित्यों में कम फेरबदल हुआ था। फेरबदल तो जवाहरलाल नेहरू के प्राइम मिनिस्टर होने के बाद वामपंथियों का जब कब्जा हो गया तब उन्होंने हिस्ट्री को सत्यानाश किया कि आज रोमिला थापर को हम पढ़ते हैं और इरफान हबीब को। आज कहां चला गया हमारा सारा इतिहास। जो चीज दिखाई पड़ रहा है उसको काल्पनिक बताने का प्रयत्न लोग कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को जो आप पढ़ेंगे ठीक से तो डॉक्टर अंबेडकर कंफ्यूज नहीं है। वाह, इसलिए वास्तव में सुविधार जी मुझे तो लगता है कि इस चर्चा में और लोग कितने इनलाइटेंड हुए होंगे। सबसे बड़ी बात तो आज मैं खुद अपने को इनलाइटेंड महसूस कर रहा हूँ। और मुझे तो खुद जो चीजें, जितनी चीजें मालूम नहीं थी उस चीजें को आपने प्रकाश डाला है, तो मुझे एक तरह से श्रद्धा भाव और ज्यादा जगह है कि हम लोग सच में इतिहास को समझने के चक्कर में हम लोगों ने सिर्फ नैरेटिव पढ़ा है। भाई सजल प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए। क्या आप, मेरी आवाज आ रही है सजल जी? जी अभी आ रही है आपकी आवाज। सजल जी नमस्कार, आपका स्वागत है। सजल जी, जहां तक हम लोग तो पत्रकार हैं, अपने जीवन में बस थोड़े से पढ़ के काम चला लिए हैं। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, हम लोगों ने ज्यादा नहीं पढ़ा अम्बेडकर जी को उतना। लेकिन जहां तक उनकी एक बात समझ में आई कि उन्होंने कहा था कि आप हमारे जो देवता आप मानते हैं ना, वो देवता आप देवतुल्य को पूजा करते हो जिस तरह से, इस तरह से आप ज्ञान को, जिसको विजडम कहते थे, एक सहनशीलता को, और दूसरा वो कहते थे कि शिक्षा जो है वो आपका सबसे बड़ा अधिकार होगा। इस 74 साल में, सजल जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं बोलता हूं अमित को, आपकी आवाज को अभी दुरुस्त करेगा। मैं तब तक काम में आ रही आवाज? हाँ थोड़ी सी, एक मिनट। हाँ मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? जी बिल्कुल मिल रही है सजल जी, बिल्कुल मिल रही है जी। मैं अपना सवाल दोहराऊं? जी बताएं। सजल जी, मैं कह रहा था कि अंबेडकर जी का जितना हम लोगों ने पढ़ा है, खास करके मैंने जितना पढ़ा है, तो उनका सबसे जो कोर पॉइंट है, यूएसपी है उनके सारे चीजों में, वो ज्ञान का है। वो कहते हैं कि आप जब ज्ञान होगा आपके पास में तो वो आपको लड़ने की ताकत देगा। उसके बाद उनका स्वाभिमान है, जो वो कहते हैं कि आदमी को अपना स्वाभिमान को जगा के रखना चाहिए, वही स्वाभिमान आपको संघर्षशील बनाता है। और तीसरा है जो कहते हैं शीलता का, कि हम बोलने से वो बताते हैं कि आपका पोलाइटनेस होनी चाहिए, कि आप सभी सामाजिक समरसता में जब आपका सहनशीलता होगी या पोलाइटनेस होगा तो आप मिक्सअप कर पाएंगे। तो इस 74 साल में समाज बनाने के क्रम में क्या ज्ञान और जो शिक्षा की बात हुई थी उस दिशा में काम न होके सिर्फ दलित समाज को एक वोट बनाया गया, वोट बैंक बनाने की कोशिश हुई, उसके शिक्षा को लेके बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं चला। उनको शिक्षित करने, इनलाइटेंड करने, उनको स्वावलंबी बनाने, इस दिशा में काम क्यों नहीं हुआ सजल जी? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। आपने तो बहुत अध्ययन किया है और बहुत काम किया है इस मामले में। जी, आपने बिल्कुल सूत्र को पकड़ा है। और आदरणीय जो
महानुभाव हैं चौपाल सर और बाकी लोग जो कह रहे थे, मैं थोड़ा सा विलंब से मैं जुड़ पाया, लेकिन जिस सूत्र को आपने पकड़ा है वो बिल्कुल सही है कि जो बात भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान रचने के साथ ही अपने आप को प्रस्तुत किया था और एक समरस समाज बनाने की जो कल्पना की थी, उस कल्पना को मूर्त रूप देने में कहीं न कहीं सत्ता ने जो है वो पक्षपात किया, या मैं कहूं कि उसकी उपेक्षा की। और इस कारण से जो आपने बात कही कि वोट बैंक बना करके ही उस रखे जाने की जो कवायद शुरू हुई, वो आज तक वो मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं वो चल रहा है और वहां से उबरने की जरूरत है। अब 70 साल या 74 साल जो अपनी आजादी के हुए, इतने वर्षों में तो वास्तव में अगर ऐसा समरस समाज बनाया जाता और उनके विकास की बात होती, उनकी पढ़ाई लिखाई की बात होती और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास यदि मन प्राण से हुआ होता, ये बात तो तय है कि समाज बनता है कहीं न कहीं सत्ता के छाया में। अगर सत्ता कैसी होगी, समाज भी उसी के अनुरूप अपना आचरण भी कभी कभी दिखाता है। आप देखें कि अगर कोई भ्रष्ट आदमी को, किसी अपराधी को यदि हम टिकट दे करके चुनाव में जितवा लेते हैं, तो उसके पीछे का समाज, उसके पीछे की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसके मनोमस्तिष्क पर क्या प्रभाव या क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा होगा, इसकी परिकल्पना लोगों ने नहीं की, सत्ताधारियों ने नहीं की। और इस चीज का ही मुझे एक शिक्षाविद होने के कारण, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, मुझे लगता है कि मेरे छात्र यदि ये देखेंगे कि उसके आदर्श कौन हो सकते हैं और उसके सामने में तात्कालिक लाभ के तहत जो चीजें की जा रही हैं वो कहां जाएगा, उसके मनोमस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपने जो बात कही कि 70 साल 74 सालों में कि राजनीतिक रूप से जो सबल नेतृत्व होना चाहिए था, जो हमारे वंचित समाज के लोग थे, उनको उठाने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनकी शिक्षा, उनके स्वाभिमान को जागृत करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए। और मैं यहाँ पर कहना भी चाहूंगा कि वंचित समाज की तरफ से भी जो नेतृत्व अंबेडकर जी के बाद का एक जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहां पर एक कमी थोड़ी सी आई, अगर वो भी अपने आप को केवल एक उस वंचित समाज की तरफ से अपने आप को केवल एक सीट लेने के लिए या फिर एक कुर्सी हासिल करने के लिए अपने आप को उन्होंने जो उपयोग करने का मौका दिया, अवसर दिया दूसरों को, अगर वहीं पर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रेरणा लेकर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए यदि संघर्ष किया होता, तो सत्ता को मजबूरन ये सोचना पड़ता कि जिस समाज के प्रतिनिधि को हमने सत्ता या कोई कुर्सी दी है, कोई पद दिया है, उनके तरफ से ये आवाज आ रही है कि नहीं, वंचित समाज, मैं केवल मेरा नहीं, मैं पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं। यदि उन्होंने भी ऐसा सोचा होता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अगर उन्होंने भी सोचा होता तो शायद बदलती और परिस्थितियां मजबूर होती। सजल जी, मैं फिर आता हूं आपके पास। आपने बहुत ईमानदारी से, आपने सच्चाई से लोगों को रूबरू कराया है, आपका बहुत धन्यवाद। मैं दूसरा सवाल लेके फिर आपके पास आऊंगा। मैं कामेश्वर जी से पूछता हूं। कामेश्वर जी, मुझे याद है कि मैंने कहीं पढ़ा था, शायद उस जमाने में जब आप राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे, और मैंने पढ़ा, कामेश्वर जी, हाँ, तो कामेश्वर जी मैंने पढ़ा था कि देवड़हा बाबा के सामने में ये सवाल आया कि राम मंदिर का जो शिलान्यास होगा और उस शिलान्यास का पहला ईंट जो है वो कौन डालेंगे, तो देवड़हा बाबा ने आपका नाम लिया था। और ये मुझे पढ़ा मैंने, शायद अब कितनी बात सच है या गलत है मुझे नहीं पता, ये देवड़हा बाबा जैसे संत के दिमाग में मुख्य धारा में कामेश्वर चौपाल को स्थापित करने के पीछे एक संत को जो दृष्टि बनी, वो दृष्टि हमारे सत्तासीन लोगों को क्यों नहीं बनी कि जो अंबेडकर जी का सीधा सीधी सवाल था
कि हम बच्चे, अगर आप एक दलित को, एक वंचित समाज को एजुकेशन देते हैं, उसके क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, तो वो अपने पैरों पे खड़ा होगा और एक स्वाभिमान भारत का वो एक इकाई बनेगा। आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे बताइए कि ये बेईमानी क्यों हुई? एक संत देवराहा बाबा ने तो आपको मुख्यधारा में लाने की पहल की, लेकिन इस सत्तासीन से ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, एक बात मैं बताता हूं, यह जो निर्णय था यह देश भर के सभी संतों का निर्णय था। उसमें पूज्य देवराहा बाबा की सहमति थी। और मैं आपको बताऊं कि कुंभ के अवसर पर देश भर के लाखों संत जुटे थे और लाखों संतों ने सार्वजनिक रूप से निर्णय लिया था कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास समाज के कोई अंत्यज वर्ग के लोग ही करेंगे। इसलिए ये तो संतों का विराट जो चिंतन होता है उसका एक आयाम है। वो जहां तक राजनीति की बात है, एक बात ध्यान रखिए, संत के आश्रम में सिंह भी, हिरण्य भी और छोटे छोटे जंतु भी खुले आम विचरण करते थे पहले। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में जैसे सिंह लोग पालता जरूर है, लेकिन पिंजरे में रख के, सिंह को खोल के नहीं पाल सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में यदि वो अपने मर्यादा का पालन नहीं करेगा, तो राजनीतिक जो जिस बात की प्रोफेसर साहब ने चर्चा की है, वास्तव में उतने बड़े मन न तो राजनीति में होता है, क्योंकि राजनीति में तब होता है ये बड़ा मन जब किसी एक ही राज प्रथा में पहले राजा इसलिए बड़े मन को होते थे कि राजा को ही राजा रहना है। लोकतंत्र की महिमा तो यह है कि जो ताकतवर होगा वो राजा हो जाएगा। इसीलिए गमले में सभी प्रकार के फूल चाहिए, लेकिन साइज में चाहिए। आजादी के बाद अनुसूचित वर्ग को इसी ढंग से रखा गया। इसलिए राजनीति में कोई भी व्यक्ति यदि अपने आका के सामने सच बोलने का साहस किया, तो दूसरे ही दिन अंबेडकर जिस जमाने में लड़े थे उस समय कोई राजा नहीं था, उस समय राजा अंग्रेज था। इसलिए अंबेडकर की सच बात सुनने का अंग्रेज को भी साहस था। आज आप कर लीजिए ना, किसी को सुनाने जाइए, आपको कहां पहुंचा देगा पता नहीं चलेगा। इसलिए ये बात मैं बड़ी खुले मन से कहता हूं कि अनुसूचित वर्ग को अधिक समझदार बन के राजनीति में रहना, ये उनके भविष्य का सत्यानाश कर देगा। अधिक अनुशासित बन के रहे तो वो अच्छा रह सकता है। इतना मैं समझा हूं राजनीति में। बहुत बढ़िया कमिश्नर जी, हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर रतनलाल जी जुड़ गए हैं। और डॉक्टर रतनलाल जी काफी सक्रिय रहे हैं अपने समाज से लेके, सामाजिक समरसता से लेके, ज्ञान को लेके। मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया है। रतनलाल जी, मैं आज जो इस बहस को हम लोगों ने जब चर्चा की है, तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आज इस तिथि को, जन्मदिन को, हम लोग एक भारत के संविधान निर्माता, जिसको हम कहते हैं ना कि जो लोकतंत्र का जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, अगर इंडिया को दुनिया के लोग जानते हैं तो उसमें बाबा साहब का भी बड़ा रोल है, जिसमें उसने सबको और एक अधिकार के साथ में ये दिया कि सबका समान अधिकार होगा और समाज में सर उठा को जीने का सबका हक होगा। डॉक्टर रतनलाल जी, इतने वर्षों में दलित समाज में ऐसा नहीं है कि राजनीति में और सत्ता में उनका अपनी भागीदारी नहीं हुई और सत्ता के शीर्ष पे वो नहीं पहुंचे। काफी अच्छे सत्ता के शीर्ष पे पहुंचे, सत्ता को एंजॉय भी किया, बहुत तरीके से एंजॉय किया। और मायावती जैसे जो मैं नाम लेता हूं कि जैसे चीफ मिनिस्टर जो है, उन्होंने सत्ता में अपनी पूरे राष्ट्रीय लेवल पे अपनी पहचान बनाई और पहचान बनाने के साथ सत्ता की हनक से और लोगों को भी एक तरह से एहसास कराया। लेकिन इसके बावजूद भी राजनीति के हिस्सेदारी तो अलग बात हुई, सामाजिक और जो की बात में जो स्वाभिमान की बात उन्होंने, अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा से, ज्ञान से, उस ज्ञान अर्जन के मामले में, क्वालिटी एजुकेशन देने के मामले में ऐसा क्यों हुआ कि इस 74 साल में उनके लिए ऐसी कोशिशें नहीं हुई? रतनलाल जी, बड़े बड़े लोग हैं, पहले शुक्रिया, अम्बेडकर जयंती की आप सबको बधाई। इतने बड़े बड़े लोग
यहाँ वक्ता है, मैं तो मामूली सा एक शिक्षक हूँ और एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ अम्बेडकर नामा, और वो एक तरह से मैंने प्राइमरी देखा सोर्स है। का रीड, आपने देखा है? जी जी जी। हाँ, प्राइमरी सोर्स का एक तरह से रीडिंग है कि अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, किस समय कहा था। लगातार मैं उससे बात करता रहता हूँ और तमाम, लेकिन जानते हैं सबसे ज्यादा इस 21वीं सदी में अगर सबसे ज्यादा फ्रॉड कोई शब्द इजाद हुआ है, सबसे ज्यादा फ्रॉड, उस शब्द का नाम है सामाजिक समरसता। इस सबसे 21वीं सदी का सबसे फ्रॉड शब्द है। ये समरसता किसके बीच समरसता होगी, कौन कौन समरसता कैसे करेगा, इसका कोई जवाब नहीं है। अभी कामेश्वर जी बोल रहे थे और बढ़िया बात सब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था उनको ध्यान से। इस समरसता कौन कैसे करेगा? अडानी अंबानी से हमारे कॉलेज के सामने जो मजदूर काम करता है वो जाके समरसता करने जाएगा तो समरसता होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। यहाँ पे दिक्कत ये है कि बाबा साहब बार बार मैं लगातार 450 वीडियो बना चुका हूं उनके राइटिंग पे। अब दिक्कत आज ये हो गई है कि भाजपा ही शासक है और भाजपा आरएसएस ही विपक्ष। वो खुद ही अपना काउंटर थेसिस करता है, किसी को बोलने का स्पेस ही नहीं। ये देशी, ये पूरा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान और पूरा देशी मूवमेंट चलाने वाली, अब इनको राम मंदिर से बहुत मोहब्बत है। कभी अंबेडकर साहब को पढ़ लेते कि राम मंदिर पे क्या बोल रहे थे, कृष्ण पे क्या बोल रहे थे। तो ये देखिए ऐसा है ना, सबसे बड़ा बढ़िया है आरएसएस बीजेपी के लोग आज खूब बाबा साहब का जयंती मना रहे होंगे, लेकिन जब मोदी जी का देखिए ना, जहां जहां सर झुकाते हैं ना उसी को खत्म कर देते हैं। अडवाणी जी के सामने सर झुकाए थे। देखिए रतनलाल जी, मैं आपकी बात को, ऐसा नहीं है कि मैं काट सकता हूं, आपने काफी अध्ययन किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने नैरेटिव्स गढ़े गए हैं और नैरेटिव्स के साथ में जो क्या कहा, सबसे विडंबना यही रहा है कि हम सच से कितना भटके हैं या नहीं भटके हैं मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना तो जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में पिछले 50 साल में विशुद्ध राजनीति ही हुई है और राजनीति इस्तेमाल को ही लेके सारे चीजें गढ़े गए हैं। जहां तक रही बात सामाजिक समरसता को, जिसको आप जिस तरीके से ये करें, लेकिन मैं तो इतना जरूर आपको बता सकता हूं कि समाज के मुख्य धारा में लाने की जो भी पहल होगी वो सामाजिक समरसता के दायरे में जरूर आएगी। और मैं सूबेदार जी से इस चीज के लिए आप पूरा मिश्रा जी, विनोद जी, आप जो कह रहे हैं आप भी बताएं ना कैसे समरसता आ रही है समाज में। सर मैं आपको क्या मधुबनी समरसता कैसे आ रही है? आपने पूरा देशी दिया, पूरा देशी अडानी अंबानी कर दिया। संघ के कार्यालय में झंडा सेटिंग होता है। डॉक्टर रतनलाल जी, आप नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, समरसता किस बात? रतनलाल जी, अगर हम अडानी और अंबानी को देश का अगर दुश्मन मान के उनको तनखैया घोषित कर देंगे, इससे तो सामने में स्थिति सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि आप बताए ना मिश्रा जी, आप बताए विकल्प। वही मैं कह रहा हूँ, कैसे होगा? मोदी सरकार जो है अच्छा बाबा साहब का नाम ले रही है, कोई काम ही नहीं कर रही है उस पर। डॉक्टर रतनलाल जी, सामाजिक समरसता क्या होता है? बेकार का शब्द है। रतनलाल जी सुनिए, रतनलाल जी एक मिनट, आप मुझे एक मिनट मेरी बात कहने दीजिए। मैं आपको सीधे ये बताना चाह रहा हूं कि ये सामाजिक समरसता और डॉक्टर अंबेडकर के साथ में आप जो पूंजी लगाने वाले लोग हैं उनको आप इसके घोषित नहीं कर सकते कि वो देश के दुश्मन नहीं है। उन्होंने इंडस्ट्री लगाई है, उन्होंने देश में एक धन सृजन करने की व्यवस्था बनाई है, तो समाज में बहुत सारे लोगों का उपकार भी हुआ है, लाखों लोग रोजगार पाते हैं। और एक आदमी अगर रोजगार पाता है तो अपने साथ में 10 लोगों को किसी न किसी तरह से एम्प्लॉयड करता है। ये ऐसा नहीं होता है कि आप जो है उस धारा से उस पूंजी बनाने वाले और धन सृजन करने वाले लोगों को आप दुश्मन करार देंगे। अगर ये दुश्मन करार देंगे तो इस देश में 50 साल में तो समाजवादी व्यवस्था कहां चल पाई? क्यों 3 इंडस्ट्री के छोड़ के और कोई इंडस्ट्री देश में नहीं बन पाई? आपका डायरेक्शन हो सकता है कि अपने लिए सही हो, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा मिसडायरेक्टेड है। मैं सजल प्रसाद जी से पूछना चाहूंगा कि सजल जी, लोगों का जो रिएक्शंस है वो रिएक्शन सीधे एक कम्युनिज्म के फिलोसफी पे चला जाता है, अमीर गरीब ऊंच नीच।
लेकिन ये अमीर गरीब को बांटने की पहल में जब हम देखते हैं कि अगर शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन जो आज देश में हजारों हजार इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं, आज जो शायद मुझे लगता है कि अभी रतनलाल जी का नहीं मिल पाया है नेटवर्क, जो अगर आप देखें कि मौजूदा दौर में गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, उसमें दलित समाज को काफी वर्ग को इससे फायदा मिला है और बहुत सारे लोग जो है वो मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं अपनी इंडस्ट्री बना के, अपने छोटे छोटे उद्योग करके। हो सकता है उसकी मीडिया में चर्चा नहीं हो रही हो, रतनलाल जी के नोटिस में नहीं हो, लेकिन मैं जानता हूं ऐसे कई उद्यमी हैं जिन्होंने साबित किया है अपने को। तो सजल जी, ये चीजें समाज में ये भ्रांतियां क्यों हैं जो अमीर गरीब तो अब हर समाज के बीच में है, उसी दलित समाज में भी बहुत लोग अमीर हैं, उसी बड़ा जो उच्च वर्ग का जो आप सो कॉल्ड कहते हैं उसमें भी बहुत गरीब है। तो ये अमीर गरीब जात और व्यवस्था लेके तो शायद अब नहीं है। सजल जी, आपका क्या कहना? मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी मतलब मुझे लग रहा है कि जो आप कहना चाह रहे हैं कि अभी नहीं है, ऐसा कहा नहीं जा सकता, अभी है, थोड़ा बहुत तो है, चाहे वो जी। आप सोच में अंतर जब तक आप नहीं लाएंगे। क्यों है? समरस का मतलब ही कहते ही है कि आप खुद दूसरे को अपने तय समझे, अपने मुताबिक समझे, अपने अनुसार उनको आप सम्मान दें, मान दें, तब आपको समझ में आएगा। वो कहते हैं कि आप यदि दूसरों की जगह पे खड़े होकर के सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा, यहीं पर आपकी नैतिकता का परिचय मिलेगा। इसलिए मुझे कभी कभी वो लगता है कि आप सुधरो तो जग सुधरेगा। यहाँ पे यहीं से शुरू होती है बात, और इसको केवल किसी एक वर्ग, किसी एक व्यक्ति, किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक सत्ताधारी दल से जोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यदि हम सच्चे अर्थ में भारत को मजबूत करना चाहते हैं, भारतवंशियों के बीच में जो वास्तव में जो समरसता का भाव देखना चाह रहे थे डॉक्टर बाबा राव भीम अम्बेडकर जी, तो मुझे लगता है कि वो चीज कल्पना आनी चाहिए। और ये जो आप कह रहे हैं कि आर्थिक रूप की जो आपने जो चर्चा की है, मैं बिल्कुल ठीक है, बाबा साहेब ने अपनी बातें कही, आज भी वो अक्षरशः सत्य है। विवेकानंद जी ने बात कही, आज भी वो अक्षरशः सत्य है। और विवेकानंद जी ने तो ये भी कहा था कि किसी युवा को मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना कर्म करे, सुकर्म करे, अपने कर्तव्य का पालन करे, यही चीज की जरूरत है। और आपने जो बातें कही हैं कि कुछ लोग अब जुड़ गए हैं, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं विद्यार्थियों के बीच में रहता हूं, और रतनलाल जी भी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, उनके मन में कोई बात आ रही है, और ये 2014 के बाद से जो स्थितियां वो देख रहे हैं, उनके मन में भी कोई बातें आ रही है, और वो कहीं किसी न किसी स्तर पर हो सकता है वो अपने मत के अनुसार वो बिल्कुल सही भी कह रहे होंगे। लेकिन जी मुझे लगता है कि यहीं से बदलाव की जरूरत है। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, और यहाँ पर भारत अपने आप में एक अनूठा देश है पूरे, और भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है, और जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, वही देश देश में वही खरा भारत जीवित भास्वर है। तो भारत की संकल्पना तो वही है, वसुधैव कुटुंबकम और समरसता, ये तो हमारी पहचान है। ये और बात है कि किन्हीं कारणों से, चाहे वह पुरातन या हमारा पुरातन, हमारी जो पुरातन संस्कृति है, हमारी जो पुरातन सभ्यता, वहां पर समरसता थी, फिर बाद में गड़बड़ाई, और कैसे गड़बड़ाई इसका भी अनुसंधान, और फिर इन सालों में जब देश आजाद हुआ, फिर संविधान बना, और डॉक्टर बाबा साहब जैसे लोग आए और उन्होंने समरस समाज बनाने की संकल्पना करी। और हम सभी जानते हैं कि जब देश बंटवारा हो रहा था तो उनके भी क्या विचार थे, वो अपनी जगह पर हैं। लेकिन जो आपने बात उठाई थी पहले मुद्दे पर कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि थोड़ी राजनीतिक कमजोरियां रही, कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां उनकी भी रही होंगी, जिसके कारण से ये स्थितियां बन पड़ी हैं। हाँ, अब लेकिन सुधार की जरूरत है। अब जब हमारा वंचित समाज जाग गया है और जब वो संगठित होने की स्थिति में आया है, तो मुझे लगता है कि अब इसी समाज में और दूसरे समाज के भी, जो अब तक जिनको कि हम लोग शोषक वर्ग मानते हैं या फिर जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको भी एक बार अपने आप को परिशोधन करना पड़ेगा।
आत्मावलोकन पड़ेगा और आत्मविश्लेषण के साथ उन्हें आगे आना होगा, तब जाकर के एक समरस समाज के निर्माण की नींव हम पुनः रख सकते हैं, जिसमें कि एक बुलंद इमारत बन सकती है। कमाल सजल जी, बहुत शानदार, आपने इतना शानदार आपने इसका एनालिसिस किया है। मुझे लगता है अगर जो सुन रहे होंगे लोग इस चीज को समझें और इस चीज को समझें कि आत्मावलोकन करने के लिए सबका एक दायित्व बनता है। मैं सूबेदार जी से पूछता हूं कि सूबेदार जी, आत्मावलोकन करने के लिए बिहार ने तो सब दिन आईना दिखाया है। बिहार का जो एक रिवॉल्यूशन का जो पृष्ठभूमि है, आप देखें हर चीज बिहार से ही आपको पहला एक इंस्टेंस मिलेगा। आप बुद्ध और जैन और इन सारे चीजों को आप एक तरह रखें कि उन्होंने किस तरह का रिवॉल्यूशन किया। हम तो इस दौर में देखें, जब हम लोग पटना पढ़ रहे थे और हम लोग देख रहे थे, अपने बीच में वो सामाजिक क्रांति होते हुए देखा है। लेकिन उन सामाजिक क्रांति के बीच में हमने उस माउंटेन मैन को भी देखा है कि एक हथौड़ा लेके वो चला और पहाड़ काट के रास्ता बना दिया, पूरे समाज के लिए बना दिया। तो वो माउंटेन मैन जो है, आज की तारीख में हमने कई बार चर्चा की है कि बिहार में जब हम 4 लोगों का नाम लेते हैं और बिहार के गौरव की बात कहते हैं, तो आज के दौर में जो हमारा श्रमशील जो लोग हैं, हम बिहार के लोग श्रम के कारण जाने जाते हैं, उसके लिए तो माउंटेन मैन हमारा सबसे ज्यादा एक चेहरा बनता है, वही हमारा फेस है। तो जब हमारा माउंटेन मैन जैसा आदमी, एक अनपढ़ आदमी, एक समाज का सबसे दलित वंचित के समाज से आने वाला आदमी बिहार में एक रास्ता दिखा सकता है, पहाड़ को तोड़ के एक हथौड़ा से, छेनी हथौड़ा से वो समाज के लिए रास्ता बना सकता है, तो आप मुझे बताइए कि सर उसमें बिहार को क्या सबक लेने की जरूरत है, सूबेदार जी? ऐसा है कि अभी जो पीछे वो डॉक्टर साहब ने बोला ना, हमको लगता है वो बायस्ड कुछ है आरएसएस के बारे में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं प्रचारक हूं, हमारे साथ 10 साल लोग काम करता है, हम एक दूसरे की जाति ही नहीं पूछते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि वामपंथी, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अपनी पुस्तक में लिखा उन्होंने कि मैं दलितों और वामपंथी, वो कह रहे हैं बाबा साहब कह रहे हैं कि जो फ्रस्ट्रेटेड ब्राह्मण के लड़के हैं, जिनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, वही वामपंथी हैं। और वो बात बिल्कुल सत्य है, आज भी आप देख सकते हैं। इसलिए वामपंथी तो रसिया को हमने देखा, चाइना को हमने देखा, दुनिया में खत्म हो गए हैं। लाश की ढेर लगाते लगाते मुंड के पहाड़ खड़ा किया उन्होंने। 10 करोड़ लोगों की हत्या किया इन लोगों ने, कम नहीं किया। और जो लोग इसकी बात, अडानी अंबानी की बात करते हैं, उसके बारे में एक जरूर बात कहना चाहता हूं इससे, आपके चैनल के माध्यम से। ये जो विश्व में हमारे उद्योगपतियों की आलोचना की जा रही है, केवल इसलिए की जा रही है कि जो विदेशों में हमारे उद्योगपति काम कर रहे हैं और वहां से मुद्राएं आ रही हैं, वो रुक कैसे जाए। अगर हमारे उद्योगपति की बदनामी होगी तो वो रुकेगा। आप देश चलाने के लिए मॉडल क्या चाहते हैं? समाजवाद का मॉडल, जिस मॉडल ने जातिवाद के अलावा कुछ नहीं दिया। आप साम्यवाद का मॉडल चाहते हैं क्या, जो हिंसा हत्या के अलावा कुछ नहीं दिया? बाबा साहब ने जिस समरसता की बात किया है, वो केवल और केवल राष्ट्रवाद के अलावा और कोई नहीं ला सकता है। और यदि ईमानदारी से अनुभव करेंगे तो राष्ट्रवादी लोग जब भी सत्ता में आए तो उन्होंने इस पर काम किया। और बिहार के बारे में हम सारे लोग जानते हैं। बिहार की धरती कैसी है? बिहार ने सिकंदर को परास्त किया, यही बिहार है। ये भूमि चाणक्य की भूमि है। हम वास्तव में विचार करते समय बुद्ध पर तो विचार कर लेते हैं, महावीर स्वामी पर विचार कर लेते हैं, लेकिन जिन्होंने राष्ट्रवाद का अद्भुत संदेश दिया चाणक्य, उस पर विचार नहीं करते। एक खेलते हुए बच्चे को राजा बनाता है, ये समरसता नहीं है क्या? हमको वास्तव में इस दिशा में जाने की आज बहुत जरूरत है। एक खुले मन से सोचने की जरूरत है। इसलिए जो है, किसी को बायस्ड होकर के काम करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे हमारे एक अधिकारी आए थे, उन्होंने
जी 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 बताइए जी। मैं ये कह रहा था कि मैं ये पूरा कर लूं। मैं ये कह रहा था कि दुनिया में बहुत सारे देश जिन्होंने काले गोरे का भेद खत्म कर लिया, आज भी हम छूत अछूत ऊंच नीच में फंसे हुए हैं। इससे बहुत जल्दी निकलने की जरूरत है। इस दिशा में केवल हम ही नहीं काम कर रहे हैं, हमारे साधु काम कर रहे हैं, संत काम कर रहे हैं, महात्मा काम कर रहे हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं। इसलिए जब फील्ड में काम करने निकलेंगे तो आपको लगेगा नहीं बहुत काम हो रहा है, और देश अपना बहुत बड़ा है और समाज भी बहुत बड़ा है। 1 अरब के समाज को आप जो है सीधे नहीं कर सकते। नहीं तो जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक में एक और बात है, उन्होंने लिखा है कि ये इस्लाम का जो प्रेम मोहब्बत है वो केवल इस्लाम के लिए है। और योगेंद्र मंडल को सचेत किया था उन्होंने। योगेंद्र मंडल बंटवारे के साथ गए और उसका परिणाम हम सारे लोग जानते हैं। 3 साल बाद उन्हें वापस आना पड़ा और बेनामी जिंदगी बिता के 1967 में कलकत्ता में मर गए। लेकिन फंसा दिया बांग्लादेश के अंदर हमारे गरीब लोगों को। इसलिए ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है। और ये सामाजिक समरसता। मैं सुबेदार जी मैं थोड़ा सा अभी टाइम हमारे पास कम है, और मैं एक बार कामेश्वर जी के पास चलता हूँ। ये कामेश्वर जी आप तो राजनीतिक जीवन, छात्र जीवन से राजनीति में रहे हैं। मैं बिहार के बारे में बहुत नहीं जानता हूँ। बिहार के बारे में आप तो बिहार के रग रग को पहचानते हैं और लोगों को जानते हैं। लेकिन एक बात जो मैंने देखी और मेरी जो समझ में बात आती है कि जिस बात को आप सामंती सोच कहते हैं ना, वो शायद बिहार के मिट्टी में नहीं कहीं है। कि आज देखिए कि हमें ये लगता है कि समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी जात हो, अगर थोड़ा सा आर्थिक संपन्न हो जाए, वो मुख्य धारा में आ जाए, अच्छे पैसा कमाने लगे और बढ़िया सुखी संपन्न हो गए हों, तो ऑटोमेटिकली वो सामंती हो जाते हैं। उनकी सोच में ही सामंती सोच आ जाती है। फिर वो उसी तरह से व्यवहार करते हैं अपने दलित, वंचित और गरीब लोगों को, जैसे कोई अलग कास्ट कभी जो है सामंती रहा है। तो ये सामंती प्रवृत्ति जो है वो उस मिट्टी में है, या मुझे लगता है कि वो सिर्फ सत्ता के उस नशे में आता है कि आदमी अपने को बड़ा और छोटा मान लेता है। इसमें जाति का और कोई व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है, ऐसा जो मैंने समझा। देखिए विरोध जी, सामंतवाद सामर्थ्य से आता है। सामर्थ्य जिस किसी में भी आ जाए तो वो सामंती प्रवृत्ति उसमें डेवलप करने लगता है। मैं एक छोटी सी कथा सुना के बात को स्पष्ट करूंगा। कहते हैं कि एक बार एक राक्षस को हुआ कि सबको भ्रष्ट कर दे। अब वो भ्रष्ट करते करते एक छोटा सा किसान था जो बड़ा ईमानदार था। उस किसान को भ्रष्ट करने गया तो उसके पास केवल रात की खाई जूठी रोटी बची हुई थी। फिर भी उन्होंने गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं कहा। वो कहा कि भगवान उनको इतना, हम गरीब है, हमसे भी गरीब आप बना दिए, उनका कल्याण कर दीजिए। तो दुष्ट के हृदय में भी दया उत्पन्न हो गया और उसको जब संपन्न किया वो धीरे धीरे अपने परिश्रम से, तब वह व्यक्ति के अंदर वो सारे दुर्गुण आने लगे जो दुर्गुण वो किसी को पहले लाना चाहते थे। तो सच में जैसे जैसे किसी मनुष्य के अंदर आवश्यकता से अधिक धन आता है, वैसे वैसे मानवीय गुण का ह्रास भी होते जाता है। बिहार सभी प्रकार से सीख भी रहा है, समझ भी रहा है और पूरे संसार को संदेश देने के लिए अपने को तैयार भी कर रहा है। मैं एक बात आपको बड़ी खुले शब्द में कहना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में, मेरा लगभग 68 वर्ष उम्र हुआ है, मैंने 3 जिंदगी जी है। जब मैं छोटा था, देखो तो फोटो नहीं आ रहा है, जब मैं छोटा था तो उस समय, जी छोटा था तो उस समय मैं किसी के साथ बैठ नहीं सकता था। मैं कि कोई मेरे स्पर्श से भोजन नहीं कर सकता था। जब पढ़ लिख के थोड़ा हाई स्कूल में गया तो कुछ मित्र हमसे जुड़ने लगे। कॉलेज के जीवन में मित्र भी बनना शुरू हो गया जो सभी समाज का था। और आज मैं जिस जीवन में जी रहा हूं, धैर्य और परिश्रम के साथ साथ, तो मुझको लगता है कि समाज में अमूल चमूल परिवर्तन हो रहा है।
मैं आपको बताऊं, कल मैं गया था बनगांव महिसी, जो ब्राह्मणों की मिथिलांचल में सबसे बड़ी बस्ती है। उस बस्ती में कभी मेरे दादा को कुआं में पानी पी लिए थे तो पूरे कुएं का पानी उलचवाया गया था। और उस बस्ती में अभी बगल में एक गांव है जहां पर संस्कार मंदिर बनाया गया। उसका लोकार्पण करने के लिए कामेश्वर चौपाल को बुलाया गया था। मेरा मन भर गया। मैंने कहा कि देखिए, यह परिवर्तन काश पहले समाज में आया रहता तो समाज तो दूर जाए, भारत देश भी नहीं बढ़ता। तो लोग इस बात को अब समझने लगा है कि किन कमियों के कारण से इस देश को हजारों वर्ष तक पीड़ा झेलनी पड़ी है। वह कमी थी हमारे आपस के प्रेम का, आपस के सद्भाव का, आपस में एक साथ बैठकर विचार करने का, एक साथ एक संग चलने का। ये केवल हम मंत्र बोलते रह गए, संगच्छध्वम संबद्धध्वम, ये आचरण में नहीं उतार पाए। ये आचरण में बिहार के लोग उतारने लगे हैं। और मुझे लगता है कि बिहार फिर से, जैसे भगवान बुद्ध ने बिहार से उठ करके संसार को करुणा का, दया का, ममता का, समता का संदेश दिया था, वैसे ही फिर से बिहार के लोग उठेंगे, पूरे संसार में प्रेम का गंगा बहाएंगे, समता का, ममता का, करुणा का संदेश भी देंगे। पॉजिटिव सोच केवल अपने में डेवलप करना है। यदि हम केवल पुरानी बातों को केवल पकड़ के रखेंगे तो हम समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। और मेरी एक अवधारणा है कि महापुरुष जो भी हुए हैं उनके जीवन में 4 स्टेज आया है: उपेक्षा का, उपहास का, संघर्ष का और सत्कार का। यदि बाबा साहब के अंबेडकर के जीवन में कभी उपेक्षा का आया तो आज सत्कार का भी है। देश में जितने मूर्ति अभी बाबा साहब अंबेडकर के हैं, नेहरू के नहीं दिखेंगे, सुभाष जी के भी नहीं दिखेंगे, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के भी नहीं दिखेंगे। आप पटना के हाई कोर्ट में आइए, कोई नेहरू जी का फोटो नहीं दिखाई देगा, लेकिन बाबा साहब का फोटो दिखाई देगा। मिथिलांचल, जिसको इस जड़ता का केंद्र लोग मानता है, उस महाराज के अंदर जो आज यूनिवर्सिटी है कैंपस में, वहां बाबा साहब की मूर्ति प्रतिष्ठापित हुई है और सब बड़े मन से स्वीकार किया है। बिहार कैसा संदेश देता है? कभी मुजफ्फरपुर में लंकट सिंह कॉलेज, भूमियार कॉलेज हुआ करता था, अब उसका नाम बदल करके बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय किया गया। पूरे मुजफ्फरपुर ने, बिहार के लोगों ने बड़े मन से स्वीकारा। इसलिए आवश्यकता है कि हम जो समाज पीछे चला गया उसको हाथ बढ़ाए, आगे लाए, और जो ऊपर है, नीचे है, वो भी साहस करके थोड़ा हाथ ऊपर करे। ऐसा नहीं चलेगा अब इस साले निकालता है कि निकालता है, तो नीचे से केवल हम गाली बकते देंगे, दोष देते रहेंगे और दूरदर्शन करते रहेंगे तो समाज कैसे झुकेगा? कोई झुक रहा है तो थोड़ा हम साहस से आगे बढ़े। और हमको लगता है कि मैं अपने घर का उदाहरण, कबीर के जैसे, मैं पुस्तक की लेखी नहीं कहता हूं, मैं आंखन देखी कहता हूं। मेरे बगल में एक आईजी साहब है, उमेश प्रसाद सिंह, जड़ स्थान बेगूसराय, दबंग लोगों के गांव के हैं वो, और उनका एक भतीजा मेरे बेटे के साथ इंजीनियरिंग पढ़ता था कोटा में। उनके साथ कई जातियों के बच्चे मेरे घर में होली के समय आए, लगभग 1 सप्ताह होली में रहे। एक दिन उनका भतीजा निकल के बाहर निकला, उमेश बाबू मेरे साथ आ रहे थे, तो उनको प्रणाम किए, कहा कहाँ हो जी? कहा चौपाल जी के यहाँ ठहरे। तो उमेश बाबू ने मुझे कहा, चौपाल जी देखिए क्या परिवर्तन नए नौजवान के अंदर आया है। आप अनुसूचित जाति के हैं और जितना बच्चा आपके बेटा के साथ ठहरा है, ये कोई भूमियार है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, लेकिन एक ही थाली में बैठ के खाता है, एक ही साथ गाता है और एक ही साथ मस्ती मनाता है। ये दिन आएगा जब समाज के लोग अपने इस दोषों को समझेंगे, एक सूत्र में जुड़ करके भगवान राम के तरह
उनके चरित्र को भी अपने जीवन में धारण करेंगे। सबरी को भी माता यहाँ लोग कहने का साहस करेगा, हनुमान को भी गले लगेगा, निषाद को भी तुम मम प्रियभर संभाई कहने का साहस दिखाएगा। आने वाला पीढ़ी परिवर्तन के दिशा में आगे कदम बढ़ा चुका है। अब कोई भी कितना भी प्रयास करे, राजनीतिक जो राक्षसी है वह भी एक दिन मात खाएगी, क्योंकि मुझको लगता है इस देश में जो भी बीमारियां पैदा हो रही है, जाति का हो, ऊंच का हो, नीच का हो, धनिक का हो, गरीब का हो, उस सब की जन्मदात्री राजनीति है। मैं भुक्तभोगी हूं। मैं कॉलेज जीवन से अपने मित्रों को साथ जोड़ता था। उस समय 10 दिन जब चुनाव आवे तो हमसे मनमुटाव होता, काहे भाई तो हमारे जात का लोग खड़ा हो गया। यह जो है हमको राजनीति से सीधे सीधे पढ़ना पड़ता है। हम 5 साल तक राम राम पढ़ा देते हैं और 6ठा साल उसके मन में रावण घुस जाता है। अब बताइए, जहां पर आप अभी मधुबनी का समाचार सुन रहे, मैं बहुत दुखी हूं। मैं उस गांव के बगल में गया था, संत का सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में जब सुना तो बड़ा भावुक हो गया। और वहां जो राजनीति हो रही है, ये क्या है? ये राक्षस से वृत्ति नहीं है तो क्या है? किसी ने कोई गलती कर ली, सभी समाज के लोग मिलकर उसका समाधान करें तो राजपूत का डॉक्टर राजपूत बनेगा, ब्राह्मण का डॉक्टर ब्राह्मण बनेगा। ऐसा चलता है क्या? मैं पढ़ता था तो मैं इकोनॉमिक्स, आप तो मेरे साथ रहे हैं, आप छोटे थे लेकिन आपके बड़े भाई मेरे मित्र थे, साथ में थे। आप हमको बताइए, इकोनॉमिक्स बढ़िया पढ़ाते थे उस समय, शशि भूषण कास्ट थे, तो हम छोड़ते चौपाल जी को? अभी बेटा को पढ़ाना होगा तो जाति नहीं पूछेंगे, अच्छे वकील करना होगा तो जाति नहीं पूछेंगे, अच्छा ड्राइवर रखना होगा तो जाति नहीं पूछेंगे, अच्छा डॉक्टर इलाज के लिए चाहिए तो जाति नहीं पूछेंगे, लेकिन वोट डालना हो तब हम जाति कुल धर्म पूछेंगे। मित्रों, वास्तव में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वैचारिक दृष्टि से भी आगे बढ़ रहा है। मैं समुद्र में खड़ा था और मैं अब हिमालय के सामने समकक्ष दिख रहा हूं, तो मुझको समझ में आता है कि समुद्र की गहराई कितनी है। जो हिमालय पर खड़ा होकर सोचता है वो समुद्र की गहराई को नहीं समझ पाएगा। मैं तो बहुत अच्छा कामेश्वर जी, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि आज जिस तरह से आपने भावना व्यक्त की है, तो मुझे लगता है कि ये सच्चाई से हम लोगों को रूबरू कराया है। हम लोगों के पास समय कम है। सजल जी, बहुत अच्छा लगा, और सुबेदार जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि हम लोगों को कभी कभी आना चाहिए। हम लोगों के आने से कम समाज में एक संदेश तो जाए कि हम लोग गैर राजनीतिक चर्चा भी करते हैं, और गैर राजनीतिक चर्चा से ही देश बनेगा, समाज बनेगा। और रतन लाल जी जिस बात को कह सकते थे कि वो नैरेटिव्स है, सामाजिक समरसता से ही सबका कल्याण होगा। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सबको तहे दिल से नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर। थैंक यू, धन्यवाद।